जिन्होंने सारी जिंदगी जो है वो लोगों में गुजारी, सारी जिंदगी लोगों को देखा, सारी जिंदगी लोगों को समझा, फिर अपने आप को समझाया लोगों को। और आप चेयरमैन है इस्तिकलाल पार्टी के, फिर 15 पार्टियों का एक मुआ है, वो है पाकिस्तान पीपल्स मूवमेंट, उसके भी आप चेयरमैन हैं। देखिए वो 15 पार्टियां भी इनके ऊपर एतबार करती हैं, एतमाद करती हैं। आप भरपूर तालियों के साथ साबिक़ सदारत का इस्तकबाल कीजिए। तशरीफ लाते हैं सैयद मंसूर गिलानी। अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। बहुत वक्त हो चुका, सबके खिताबात सुने, नसीहतें भी सुनी, तजावीज़ भी आई, तनकीद भी हुई। ये सब अच्छी बातें हैं। जहां तक शिराज इल्ताफ का ताल्लुक है, चूंकि हम तो वो कहते हैं अपनी इनिंग्स मुकम्मल करने वाले, किसी वक्त बुलावा आ जाएगा चले जाएंगे। किसी का कोई जोर है, ना रहने पे है ना जाने पे है। वो कहा ना किसी शायर ने कि जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। हमने अपनी सारी जिंदगी सियासत में गुजार दी, क्योंकि मुझे याद है कि मेरे वालिद मोहतरम तहरीके पाकिस्तान के कारकुन थे और हमने पाकिस्तान बनने की बातें, कायदे आज़म के बारे में गुफ्तगू, अल्लामा इकबाल की अजमत, हिंदुस्तान के अवाम की जद्दोजहद और इसी तरह खानदानी तौर पर जो हमारा रिश्ता है, उस हवाले से इमाम आली मुकाम की कुर्बानी, और वो एक तवील सिलसिला है। हमने बचपन से यही बातें सुनी और मैं 4 साल का था जब मैं पहली दफा एक सियासी इजलास में गया। तो ये तालीम का सिलसिला, ये वकालत, ये दुनियादारी, ये बहुत बात की बात। शिराज इल्ताफ जब मुझे मिला तो ये आया था एक पंफलेट तकसीम करने, और इसके साथ था जालिब का पोता। जालिब जो है, क्या बताएं आपको, हम दोस्ती का दावा नहीं कर सकते। हम उनके बरखुरदार थे, उनके छोटे भाई थे, जदोजहद के उनके साथी थे। तो अमर जालिब ने मुझे मुतारिफ करवाया। ये जागो तहरीक के लिए आए थे हाई कोर्ट बार में। तो मुझे लगा कि भी अच्छा है, जज्बा तो है इसमें, कराची जा रहा है और मुझसे रेफरेंस पूछ रहा है कि वहां जाके मैं किसको मिलूंगा। तो मैंने भी नाम बता दिए, ये मिले, वहां गए। अब इन्होंने अपनी पार्टी बना ली। हम तो अपनी जिंदगी का जो तजर्बा है, जो हमारा असासा है, वो मुंतकिल करना चाहते हैं नौजवानों को। और ये आप सबकी जिम्मेदारी है, ये हमारी कौमी जिम्मेदारी है। सारी बातें करनी चाहिए, बताना भी चाहिए, समझाना भी चाहिए,
लेकिन हौसला अफजाई करनी चाहिए। इनको गाइडेंस की जरूरत होती है। हमारे साथ तो जिंदगी में जो सलूक हुआ, हमें गाइड करने वाले तो कम मिले, टांगे खींचने वाले बहुत मिले। लेकिन ये रब की देन है, हमारी तरबियत है। वालिदैन के बाद हम एयर मार्शल असगर खान के हत्थे चढ़ गए। जब वो सियासत में आए, हमने उनको मान लिया। अयूब खान के हम खिलाफ थे। मादरे मिल्लत का हम निशान लगा के तो नारे लगाया करते थे। 64 में 2 जनवरी 1965 को इलेक्शन हुआ। बुखारी साहब के जो लीडर थे वो अयूब खान के साथ थे। वो उनके सेक्रेटरी जनरल थे। कैबिनेट में होना भी कम बात है, उनकी इलेक्शन कैंपेन के इंचार्ज थे। हम खिलाफ थे अयूब खान के। इसीलिए वो जो 64 का तजर्बा था हमारा, उसने हमें भुट्टो साहब के नजदीक नहीं जाने दिया। वो बहुत लायक आदमी थे, बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत अच्छे वकील थे, बहुत खूबियां थी। सियासत जो थी उसके वो मास्टर थे। उनके बाप भी बहुत बड़े मास्टर थे सियासत के, सर शाहनवाज भुट्टो। तो इसलिए हम उसके साथ नहीं गए कि भी ये तो मादरे मिल्लत के खिलाफ थे। बस वो एक गांठ हमारे दिल में पड़ गई। तो इसलिए उस वक्त हमने जो रास्ता अख्तियार किया वो असगर खान के साथ किया। तो कुछ 30-40 साल पुरानी बात है। मैं बैठा हुआ था तो मैंने कहा कि भी हम पे तो जवानी नहीं आई, हम तो लड़कपन से बुढ़ापे में चले गए। तो मुझे कहते हैं गिलानी साहब कुछ खुदा का खौफ करें, आप कह रहे हैं। और मैंने कहा भाई एक सैयद के घर में पैदा हुए, ऊपर से एयर मार्शल असगर खान के पास आ गए, तो जवानी कहां आनी थी, बुढ़ापा ही आना था ना। क्योंकि सियासत जो है ये पैगंबराना काम है, और इसमें वो उम्र का छोटा हो, शिराज हो, इल्ताफ हो, या कोई भी नाम ले लें, वो समझे बुजुर्ग ही होता है। क्योंकि उसका इरादा बड़ा होता है। तो ये सारा मुश्किल काम है जिसमें शहराज आ गया। अभी यहां कहा गया, जालिब साहब के बारे में बातें की गई, उनके अशार का जिक्र हुआ। तो मुझे याद है कि जालिब ने बख्शा नहीं किसी को। उसने सिर्फ अयूब खान पे तनकीद नहीं की। मुझे याद है कि जब याह्या खां आया तो जालिब ने कहा कि तुमसे पहले भी एक शख्स यहां तख्त नशीं था, उसको भी खुदा होने का इतना ही यकीन था। ये जालिब ही कह सकता था। मैं जालिब को बड़ा शायर मानता हूं। अलग बात है कि सिक्का बंद शायर उसको शायर ही नहीं मानते। ये होता है। लेकिन जालिब ने हर एक को कहा, बेनजीर साहबा को कहा कि ना जाओ अमेरिका नाल कुड़े, कहा उन्होंने, सबको कहा उन्होंने, अपनी बात पे खड़े रहे। तो इसलिए हम उनके कदरदान हैं। ये उनका पोता है, ये जब मुझे फोन करता है मुझे दादाजी कहता है। तो ये भी जालिब की एक देन है अपनी औलाद को, कि उनको पता है कि इज्जत और एहतराम किस तरह करना है। यही ये बात शिराज इल्ताफ की मैं कर रहा था। मैंने सारी किताब पढ़ी हुई है, पहले से पढ़ी हुई, अभी भी सारी मैंने पढ़ी है दोबारा। किताब क्या पढ़नी, बंदे को पढ़ लें आप।
जो बंदा है साहिब तसनीफ है उसको पढ़ लें। किताबें बहुत लिखते हैं, खिताब भी बहुत होते हैं, अमल देखना है। मुझे याद है कि हमने महराज मोहम्मद खान की बरसी थी 27 अगस्त को कराची में, तो मुझे शिराज अल्ताफ ने फोन किया कि मैं सुबह सुबह अगर पहुंच जाऊं और रात को मैं वापस आ जाऊं तो ये मुमकिन है? मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। मैंने उसी वक्त अजहर जमील साहब को कराची में फोन किया, जो महराज मोहम्मद खान के साथी थे, आजकल उनकी पार्टी के वो कन्वीनर हैं, वो हमारे इत्तेहाद के पाकिस्तान पीपल्स मूवमेंट के सेक्रेटरी जनरल हैं, मुझे चेयरमैन की जिम्मेदारी है। मैंने उनको फोन किया कि शहराज आ रहा है। मैंने नहीं कहा वो तकरीर करेंगे, ना इन्होंने मुझे कहा। उनको मैंने कहा कि वो शहराज अल्ताफ आ रहा है। उन्होंने कहा हाँ, उनकी तकरीर करवाएंगे। तकरीर इन्होंने वहां की, बड़ी धुआंधार, और ये रात को वापस आ गए मुझे छोड़ के कि अब आप जाओ जीएम सैयद के गांव में, उसके बाजार पे। ये वापस आ गए। अभी मुल्तान 24 नवंबर को हमारा फिर सेमिनार था, तो शहराज का मैंने नाम नहीं लिखा, इसलिए कि मैंने कहा ये यहां मसरूफ है, इनकी मसरूफियत है। इन्होंने फिर मुझे फोन किया तो भाई ये क्या बात है, मैंने नाम नहीं लिखा। मैंने कहा आप यहां मसरूफ हैं, एक काम में ये मसरूफ थे, बड़े बहुत गहरे। कहने लगे ये नहीं हो सकता, मैं मुल्तान आ रहा हूं। ये वहां पहुंचे, ये जज्बा होता है। हमने ये सारे डंडे खाए हैं। बुखारी साहब, मुझे 6 अक्टूबर 72 याद है कि साहिवाल में असगर खान का जलसा था, मैं स्टेज सेक्रेटरी था, हमें डंडे पड़ रहे थे। हमने अप्रैल 74 में, रामे साहब बड़े दानिश्वर वजीर आला थे, बड़ी मीठी गुफ्तगू करते थे। हम पर इतने डंडे पड़े कि जब मैंने डॉक्टर के पास गया तो उसने कहा जी लाठियों के 50 निशानात हैं। हमने ये भी देखा है। इसके बावजूद हमने उसी पीपल्स पार्टी के साथ एमआरटी बनाई, उसी पीपल्स पार्टी के साथ पीडीए बनाया। नवाज शरीफ साहब तहरीक इस्तिकलाल में मेरे साथ एमएनए के उम्मीदवार थे, क्योंकि मैं तो पीएलए का टिकट होल्डर भी था। उस वक्त ये सियासत में नहीं थे, लेकिन हमें छोड़ के चले गए। जियाउल हक के साथ हम फौजी अदालतें भुगत रहे थे, ये मौज मेला कर रहे थे, लेकिन उनके साथ मिलकर भी हमने मुशर्रफ के खिलाफ एआरडी बनाई, सबके साथ बनाई, इसलिए कि किसी के साथ कोई जाती झगड़ा नहीं होता। अगर आप कुर्बानी दे रहे हैं तो आप किसी के लिए नहीं दे रहे, अपने नजरिए के लिए दे रहे हैं। अपनी जो आपकी पॉलिटिकल फिलॉसफी है उसके लिए आप कुर्बानी दे रहे होते हैं, तो किसी से कोई जाती झगड़ा नहीं होता। मुझे पूरा यकीन है कि कल को जब इमरान खान को इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट निकालेगी, जैसे उन्होंने नवाज शरीफ को निकाला, जैसे उन्होंने बेनजीर को निकाला, जैसे उन्होंने भुट्टो को निकाला, जब इनको निकालेंगे ये फिर हमारे पास ही आएंगे। पहले भी रहे हमारे साथ, ये पीडीएम में रहे। मुशर्रफ के जमाने में जब ये मायूस हो गए, रही ये बात महंगाई की। बुखारी साहब, जरूर मुल्क ने तरक्की की है, मैं खुद जो मुस्बत चीजें हैं उनका इजहार किया करता हूं, लेकिन मैं किसी को महंगाई के हवाले से इजाजत नहीं दे सकता कि ये ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है बाबा, बहुत फर्क पड़ता है। लोगों के बच्चों के लिए उनके पास फीस के पैसे नहीं है, उनके पास सर्दियों में कपड़े नहीं है, खाना नहीं है, सर छुपाने की जगह नहीं है।
ये किसकी जिम्मेदारी है? हुक्मरानों की जिम्मेदारी। भुट्टो साहब ने कहा था ना रोटी कपड़ा मकान, क्यों कहा था? क्यों कहा था? ये स्टेट की जिम्मेदारी है, ये स्टेट को इसका ध्यान रखना है। अमेरिका में महंगाई है, यूरोप में महंगाई है, चीन में है, जापान में है, उनकी आमदनी भी बता दीजिए, फीकस आमदनी बताए मुझे। बहुत अच्छी। और हमारी क्या आमदनी है? मैं वकील हूं और इतना सीनियर वकील हूं कि जो वो बाबा जैनता नहीं था साकिब निसार, वो कहा करता था आप हमसे सीनियर हैं, तो सारे चीफ जस्टिस ये भी अगला चीफ जस्टिस है बनने वाला, एतजाज का जूनियर था। एतजाज भी माशाल्लाह उनका जिक्र आ गया, वो भी 8.5 साल हमारे साथ रहे ना तहरीक इस्तिकलाल में, तो जाना हुआ करता था हमारा। तो बंदियाल साहब वहीं बैठे होते थे। ये इजाजुल एहसन जो है, हम जाते थे अहमद खान से मिलने, ये वहां ही बैठे होते थे। ये सारे के सारे जिनके बारे में कहा गया कि पुलिस 1 नंबर पे है और अदलिया 2 नंबर पे है करप्शन में, नहीं बाबा, अदलिया वैसे ही 2 नंबर है, उसका बिल्कुल सही नंबर लगा है। क्योंकि जब अदलिया ने खुद अपना जनाजा निकाल दिया, जब उन्होंने गुलाम मोहम्मद के गैर कानूनी फैसले की तौसीक कर दी और एक रास्ता पैदा कर दिया, और होते होते नवाज शरीफ को जब निकाला 5 जजों ने, तो उस पर मैंने उसी वक्त एक तबसरा लिखा फेसबुक पे और बयान जारी किया, वो छपा हुआ है। मैंने कहा ये 5 के 5 जज आर्टिकल 6 के मुल्ज़िम हैं, उनमें आज का चीफ जस्टिस भी शामिल है। मुझे लोगों ने कहा आपको तो ये तौहीन अदालत में बुला लेंगे। मैंने कहा आपने उनको इतना भोला समझा हुआ है? वो उसको बुलाते हैं जो उनसे जाके माफी मांगता है। फवाद चौधरी ने माफी मांगी, आजम स्वाति ने माफी मांगी, और बहुत से नाम है। मैंने कहा मुझे कभी नहीं बुलाएंगे। और मैं अदलिया के बारे में कहा करता था कि ये अदलिया नहीं, ये अदलिया है, अदलिया। मैं कहा करता था कि ये जो अदलिया है ये दर्जा चहारम के मुलाजम है, बल्कि उनसे भी नीचे है, इसलिए कि उनकी मुलाजमत को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, इनको नहीं है। इनको हर वक्त खौफ लगा रहता है कि हमें निकाल ही ना। तो इसलिए ये सारे जो मामलात हैं, इनको ठीक करने के लिए यहां एक सियासी तहरीक की जरूरत है। मुख्तलिफ औकात में मैं एक बात करना चाहता हूं। बुखारी साहब बैठे हैं, मुझे याद है पीएनए का जमाना, मेरा चूंकि पाकपटन से ताल्लुक है, तो वो डिस्ट्रिक्ट साहिवाल में मुल्क में एयर मार्शल असगर खां का नाम चलता था, तो मेरे डिस्ट्रिक्ट में वो मुझे तकरीर के लिए बुलाते थे। अब तो मैं बड़े आराम से कर रहा हूं ना, वो जमाना देखें जरा 77 का। तो मैंने वहां तकरीर करते हुए पीएनए के जलसे में कहा, मैंने कहा अवाम का फैसला मान लेना चाहिए। बहुत से लोग कायदे आजम के खिलाफ थे, लोगों ने कायदे आजम की बात मानी। मैंने कहा हम 1970 में भुट्टो साहब के खिलाफ थे, कोई भी और उम्मीदवार था हम उसके साथ थे, क्योंकि भुट्टो साहब के खिलाफ थे, लेकिन लोगों ने उसको चुन लिया। तो मैं बुखारी साहब सुबह उठ के, वहां शेख ज़ियाउल्लाह होते थे पीपल्स पार्टी के, मैंने उनको जाके कहा कि शेख साहब आपको मुबारक हो, जीत गए आप। तो मुझे वो कहते हैं, वो डर गए ये। मैंने कहा मेरी बात सुनो,
मेरा मौक़िफ़ वही है। ये मैंने इसलिए कहा है कि लोगों ने आपको वोट दिया। मौक़िफ़ मेरा ये है, और मैं दुआ मांगता हूं कि मेरा मौक़िफ़ गलत साबित हो जाए। वो मौक़िफ़ ये था कि ये शख्स मुल्क का बेड़ा गर्क करेगा। मैंने दोहरा दिया, और इस चश्मे फलक ने देखा कि भुट्टो साहब ने याहिया खान का साथ दिया। मशरकी पाकिस्तान के जो सबसे बड़ा सूबा था, उसके अवाम का साथ नहीं दिया। ये तारीख है हमारी। मुझे याद है 2 बयान आए थे जब 25 मार्च 1971 को फौजी कार्रवाई हुई। भुट्टो साहब का बयान था, अल्लाह का शुक्र है मुल्क बच गया। आगे लिखा था भुट्टो। एक बयान और था, मुल्क टूट जाएगा, फौजी कार्रवाई बंद करो, असगर खान। और महराज मोहम्मद खान जो थे वो कराची एयरपोर्ट पे भुट्टो साहब के साथ थे। ये भी तारीख है। और वो पीपल्स पार्टी में थे। उन्होंने उसी वक्त कहा कि भुट्टो साहब, अब इस मुल्क को अल्लाह मियां भी नहीं बचा सकता। ये भुट्टो साहब की मौजूदगी में कहा। और महराज मोहम्मद खान बताते हैं कि जब घर गए तो बेगम नुसरत भुट्टो ने कहा कि ये फौजी कार्रवाई गलत है। लेकिन भुट्टो साहब का तो अपना मसला था। ये कोई भुट्टो पे साहब पे बात नहीं हो रही, लेकिन मैं ये बता रहा हूं, ये हमारी तारीख है। हमें, और इसी तरह ये बैठे हैं जमात इस्लामी वाले, ये याहिया खान के साथ थे। अब्दुल मालिक की काबीना में चले गए, वजीर बन गए, बाद में ज़ियाउल के साथ चले गए। भाई क्या आप इस्लाम की बातें करते हैं? क्या आप जमहूरियत की बातें करते हैं? मैं ये सारी बातें सबकी मौजूदगी में करता हूं। इसलिए नहीं कि मैं तौहीन कर रहा हूं, इसलिए कि हमें अपने माजी से सबक सीखना है। अगर उस वक्त की क़यादत सही फैसला करती तो वो पाकिस्तान जो कायदे आज़म ने बनाया था आज भी कायम होता। कहते रहते हैं बड़े बड़े, मैंने मसाजिद में देखा है, खुतबे दे रहे हैं, अल्लाह ने बनाया है, 27 रमजान को बनाया है, ये तो खत्म ही नहीं हो सकता। मैंने कहा भूल गए 16 दिसंबर। हमने अपने हाथों से इस मुल्क को तोड़ा। अगर आज कोई नौजवान ये सोच रखता है कि हमें इस मुल्क के अवाम के लिए कुछ करना है, तो उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। मैं तो, मेरे साथी जो जमाते हैं, मैं उनको ये नहीं कहता आप इस्तिकलाल पार्टी में आ जाए। मैं ये कहता हूं कि आप आपस में मर्ज कर जाएं ताकि ताकत बढ़ जाए। आप, मुझे कोई जरूरत नहीं, मैं तो हूं भाई जो हूं, बस ठीक है। हमने तो जो कुछ मिल सकता था, जो कुछ हमें कहा गया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो मेरा और मेरे ज़मीर का मामला है। हमने तो इनकार किया। हमें कुछ नहीं चाहिए। मुझे लोग कहते हैं जी, आप कह देते हैं, ये मिर्जा साहब बैठे हैं, कि जब ये मुझे मिले तो मुझे से इन्हें बात की, तो मैंने कहा भाई हम तो इक़्तिदारी सियासत से अलग हो गए। तो मुझे ये परसों ही कह रहे थे कि हमने तो आपको ये बनाना है, वो बनाना। मैं तो छोड़े, रहने दो। हमें तो 87 में बेनज़ीर साहब ने पैगाम दिया था। बुखारी साहब, मैंने कहा मैंने नहीं मिलना, कि जी मोहतरमा आ रही हैं, आप जहां कहेंगे वो मिलेंगी। मैंने कहा सॉरी। कहते क्यों नहीं मिलना? मैंने कहा मेरे साथ वो स्कूल में पढ़ती थी, वो मेरा बनना साझा है, मेरा कोई कारोबार इकट्ठा है। मैंने कहा मैं किसी की तौहीन के खिलाफ, वो आएंगी आके कहेंगी आप पीपल्स पार्टी में आ जाए। मुझे पता था कि मुझे क्यों कह रही है, तो मुझे उसने कहा तरक्की तो इसी तरह होती। मैंने कहा इसी तरह, मैं उस तरक्की का कायल नहीं।
सब कुछ हमें मिल सकता था, लेकिन जो रब को मंजूर होता है ना वही होता है। और अगर कोई एक शख्स, मैं तो बहुत गुनाहगार कमजोर इंसान, अगर कोई एक शख्स भी, मुझे लोग पूछते हैं तब्दीली आएगी, मैंने कहा बिल्कुल आएगी। कहते जी कैसे? मैंने कहा आपका जो सवाल है इसके अंदर प्रोटेस्ट मौजूद है, आप इस निजाम को नहीं मान रहे ना, तभी आप कह रहे हैं कि तब्दीली आनी चाहिए। कि हाँ जी, मैंने कहा अगर एक शख्स भी तब्दीली के लिए खड़ा है तो इसका मतलब यह है कि तब्दीली आके रही। हमारा तो मौकफ ही और है। हमने तो अपने मैनिफेस्टो पे लिखा है कि हुक्म अल्लाह का, हाकिमियत अवाम की। मुझे लोगों ने कहा जी हाकिमियत तो अल्लाह ताला की। मैंने कहा आदि बात नहीं करते। कहते जी क्या मतलब? मैंने कहा रब की हाकिमियत आला है। रब ने इंसानों को खलीफा बना के भेजा है और उसमें सबसे बड़ा जो हक है वो हाकिमियत का है, जिसके लिए उसको जद्दोजहद कर। हमने लिखा तहरीक इस्तिकलाल का मंशूर 75 में जो आया था वही इस्तिकलाल पार्टी का है। हमने लिखा उसमें कि चेहरे नहीं निजाम को बदलो, जुल्म की सुबह शाम को बदलो, जागीरदारी समाज को बदलो, लूट घसूट के राज को बदलो। हम हर किस्म के इस्तेसाल के खिलाफ हैं। उसमें यह भी इस्तेसाल है कि आप एहतसाब के नाम पर मखसूस किस्म की कार्रवाइयां करें। तो बहुत सी बातें हैं जो हो सकती हैं। हमें तो पुरानी आदत है घंटों तक रील करने की, लेकिन अर्ज ये है कि हम सबको एक शराज इल्ताफ नहीं, कम से कम 10 शराज इल्ताफ पैदा करने हैं। और आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो कंसेप्ट है कि पैसे वाला ही सियासत कर सकता है, मैं नहीं मानता। मैंने गुलाम मोहम्मद माने का, राव हाशिम खान, बड़ी बड़ी बरादरी है, अगर उनको कत्ल करना शुरू करें ना उसमें कई साल लगते हैं। और मेरे 4-5 घर हैं सिर्फ, वो भी ननिहाल के पाकपटन में। और अल्लाह के फजल से सबके मुकाबले में मैं खड़ा हुआ और सबको मानना पड़ा कि मंजूर गिलानी भी ठीक है, इसको मानना। ये आपको अपनी जान की कुर्बानी, अपनी माल की कुर्बानी, अपनी जात की कुर्बानी, अपने खानदान की कुर्बानी, अपने दोस्तों की कुर्बानी तक देना पड़ती है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो सियासत नहीं कर सकते। पैसा जो है, हमने देखा लंदन की आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, सैयद साहब भी थे उसमें, मैं तकरीर कर रहा था और जुल्फकार खोसा बाहर बैठा हुआ, मताब अब्बासी बाहर बैठा हुआ, सारे वजीर, वज़रा आला, गवर्नर सब बाहर बैठे। मैं मंदूब था, मैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का सेक्रेटरी हूं। ये पैसे की वजह से नहीं है, ये आपका नजरिया, आपकी सच्चाई और रब का करम होता है। और एक बात इनके सफा जो है 49 पे लिखी है, इन्होंने अपनी ज़ौजा मोहतरमा के बारे में, हमारी तो वो बहू है, छोटी बेटी है, उसके बारे में इन्होंने बड़े अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल किया है। इसके बगैर सियासत नहीं हो सकती हमारे जैसे लोगों की। मैं जब घर जाता हूं, मेरे दोस्तों को पता है, मैं तो बेगम को पीर साहब कहता हूं। इन्होंने अभी पीर नहीं बनाया, इनको भी पीर ढूंढना पड़ेगा, बाहर से ना ढूंढे, मुझे भी ना माने, बेगम को बनाना पड़ेगा। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है, मतवसत तबके को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी। इस मुल्क के जो ऊपरी तबकात हैं वो बेनिफिशरी हैं, वो इस झूठे और इस्तेसाली निजाम के से उन्होंने फायदा लिया है। और जो नीचे वाले हैं वो कर कुछ नहीं सकते। वो आपको वोट दे सकते हैं,
जब एक मूवमेंट बिल्ड हो जाए, जैसे भुट्टो साहब की हुई, हम नहीं मानते थे उनको, हम उनके खिलाफ थे, लोगों ने वोट डाल दिए और पोलिंग एजेंट तक नहीं थे। पीपल्स पार्टी के 1970 में पोलिंग एजेंट भी नहीं थे। मैं तो उस जमाने में भी चूंकि सियासत में था, फौजी अदालत 70 में भी भुगती, और जब 77 आया तो मैंने कहा भुट्टो साहब अब लाखों लोग आपके खिलाफ हैं, अब आप भी मान जाएं, लोगों का फैसला मान जाएं। वो खैर क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो एक अलग बात है। हम भुट्टो साहब के खिलाफ थे, उनकी सियासी नजरियात के साथ नहीं थे, उनकी जात के साथ नहीं थे, लेकिन जो कुछ उनके साथ हुआ वो शायद ना होता तो बेहतर था। हमने हमेशा जो उनके साथ हुआ उसको हमने हमेशा कंडेम किया, लेकिन ये जो पैसे की सियासत की बात है, ये जागीरदारों को इकट्ठा करना, सरमायादारों को इकट्ठा करना। अभी अमीन जकी साहब चले गए, वो कहते जी वो लोग जब आए तो उन्होंने कहा कि उनको एक तरफ कर दें। भाई वो आए नहीं थे, वो भेजे गए थे आपके पास। और भुट्टो साहब जो थे, जब वो बरसरे इक्तदार आए 20 दिसंबर 1971 को, तो फिर वो चुन चुन के लेके आए। और ये जो शफकत महमूद नहीं है, ये गुंडे लेकर हम पे हमले कराया करता था बतौर असिस्टेंट कमिश्नर, इसने हम पे हमले करवाए हुए हैं। और ये कहा करते थे टिकट तो हमने देने हैं, आपको एमपीए दे देंगे, उसको एमएनए दे देंगे। भुट्टो साहब ने अपनी पार्टी को खुद इस काबिल नहीं छोड़ा। अगर वो अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म करते तो शायद उनके साथ ये सलूक ना होता। यही हाल मौजूदा का है, उसकी कोई पार्टी नहीं है, एक हजूम है और दिए हुए लोग हैं, और वो मस्त है। वो मार्गरेट थैचर की जो बात बता रहे थे कि वो जब गई तो उसने कहा है इतना महंगा दूध है। तो इमरान खान ने तो सारी जिंदगी कभी कोई चीज पल्ले से खरीदी नहीं माशाअल्लाह। हम जो कर सकते हैं हमें मिलकर करना चाहिए, यही हल है, यही रास्ता है। और मैं दुआ गो हूं कि रब्बे कायनात हम सबको इस रास्ते पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत चाहता हूं, अल्लाह।